नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने गाली निकाली मोदी जी को और योगी जी को कि तालिबान का टेररिस्ट आया, उसको आपने यूपी में आने कैसे दे दिया। भाई, मैंने तब भी बोला था और दोबारा बोलता हूँ, ये बहुत स्ट्रेटेजिक एक मूव थी। मोदी जी को, योगी को मालूम था कि ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और वही हुआ। तालिबान का लीडर आता है और यहाँ के मौलाना आपस में ही भिड़ गए। फूट पड़ गई है उन दोनों में। अब एक दूसरे की जान के दुश्मन ये बन गए हैं। ये काम किया है आपने एक अफगानिस्तान के फॉरेन मंत्री को, जो भारत में आया और वो पीछे छोड़ के क्या गया है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। एक युद्ध वर्ड्स का है, कल को तलवारें भी निकाल लेंगे। किनके बीच में? हिंदू मुसलमान में नहीं, मुसलमान मुसलमान में। मुसलमानों के लीडर आपस में ही भिड़ गए हैं और यही आपको करना था। इनसे जीतना है, इनको लड़ा कर रखिए, कभी शिया सुन्नी को और कभी इनके डिफरेंट फिरकों को। 72 तरह के कॉकरोच हैं हमारे भारत में। पूरे दुनिया में आपको 72 किस्में नहीं मिलेंगी, एक जगह पर भारत में ही 72 के 72 हैं। इनको ये सिर्फ मुसलमान बोला जाता है कांग्रेस की तरफ से, और हमें जातियों में बांट दिया। अब कांग्रेस की गेम उसी के ऊपर, इन्हीं के वोट बैंक के अंदर फूट डलवाई जा रही है। एक विजिट ने सब कुछ चेंज कर दिया। आमिर खान मुत्ताकी भारत में आए, तालिबान के फॉरेन मंत्री थे, स्पीच दिया हिंदी में, भारत पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की बात करी और उसके बाद सीधा चले गए देवबंद। देवबंद में उनका हजारों जो मुसलमान थे जो वहां पर गैदर हुए, उनका वेलकम किया ओपन आर्म्स के साथ। देवबंदी मुसलमान जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि जो तालिबान है वो भी देवबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। कनेक्शंस सेम थे, लेकिन वहीं पर मोदी गवर्नमेंट को मालूम था इनके बीच में फूट पड़ेगी और यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। हर बंदे ने सेलिब्रेट नहीं किया, स्प्लिट होगा शुरू हो गया। भारतीय जो मुसलमान जो लीडर्स हैं वो अब डिवाइडेड हैं, शार्पली डिवाइडेड। अब देखते हैं कि दोनों साइड के जो मुसलमान हैं सो कॉल्ड, ये आपस में बोल क्या रहे हैं। जो तो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, जैसे मौलाना अरशद मदानी हैं, उन्होंने मुताकी को पूरा वेलकम किया वार्मली और बोल दिया कि हम खुशी से इनको एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने प्रेज भी किया कि अफगानिस्तान ने जो रेजिस्टेंस दिखाई अमेरिका के खिलाफ, सोवियट्स के खिलाफ, कि कोई फॉरेन पावर इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। और अगर भारत इनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है तो ये भारत को फायदा होगा। ये मौलाना मदानी बोल रहे हैं मुताकी के लिए। अब आते हैं ओवैसी के लिए। भाई, ओवैसी जो स्टेटमेंट देगा मैंने सोचा नहीं था। ये जब से इनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, इनके तो सुर ही चेंज हो गए। इन्होंने बोल दिया कि भी मैं तो 2016 से बोल रहा हूं, आपको मुताकी को और इनको वेलकम करना चाहिए, तालिबान को इनके साथ बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक विद तालिबान। और ये ओवैसी बोल रहा है मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था और मुझे गालियां पड़ी थी, लेकिन मेरा फोकस जियो पॉलिटिक्स था, मेरा फोकस चाबहार पोर्ट था, मेरा फोकस सेंट्रल एशिया का एक्सेस था और हम इस एरिया को चाइना और पाकिस्तान के हाथों में छोड़ नहीं सकते। अगर भारत को राइज करना है तो हमें अफगानिस्तान की जरूरत है। वो भारत राइज करेगा उसके बारे में बात कर रहा है ओवैसी। भाई, मैं कहता हूं कि अगर ऐसी लैंग्वेज चेंज हो सकती है तो मुताकी को हर बहीरे या बुला लेना चाहिए। अब आते हैं ऑपोजिशन, जो क्रिटिक्स है। सैयद सुअर चिश्ती, सुअर बोल रहा हूं, सलवार है उसका नाम, क्योंकि लेडीज की सलवार डाल के ये घूमते हैं। सैयद सुअर चिश्ती, अजमेर जो शरीफ नहीं है, अजमेर दरगाह के वो चिश्ती हैं। नाम इन्होंने शरीफ रख दिया। इनके यहाँ तो शरीफ होते नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हलाला से पैदा होते हैं लोग। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर ये लैंग्वेज आपको यूज करनी नहीं चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। ये सुअर ही बोल रहे हैं मुझे कि सर आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, ऐसे दंगे हो जाएंगे। दंगे हमने कब किए भाई? ईंट हमारे घर में होती नहीं, पेट्रोल बम होते नहीं, बंदूकें होती नहीं, चाकू होते नहीं, वो तो आपके घरों में होते हैं। और आपकी लेडीज ईंटें तोड़ तोड़ कर बच्चों को पकड़ाती हैं ताकि
जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे मरवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट में केस होगा कहेंगे बच्चे थे, छोड़ दिया जाए, कोर्ट भी छोड़ देती है। अब जो ये सैयद सुअर चिश्ती है, उसके वर्ड्स क्या थे? अनकॉम्प्रोमाइजिंग। उन्होंने बोल दिया तालिबान टेररिस्ट है, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और उन्होंने लंबे चौड़े जो इन्होंने क्राइम करे हैं तालिबान ने, वो गिनाने शुरू कर दिए। रहमान बाबा की ग्रेव को तोड़ दिया, पेशावर में 140-50 बच्चे मार दिए, मस्जिदें तोड़ दी, बम ब्लास्ट कर दिए, मुहर्रम की प्रोसीडिंग्स होने नहीं देते। भाई हैप्पी मुहर्रम पे अगर वो रोक लगाते हैं कि अपने आप को कोड़े मत लगाओ, तो तुम्हें दर्द क्या है? और ये जो चिश्ती है ये बोल रहा है कि बुद्धा की जो स्टैचू थी बामियान में, उसको भी तालिबान ने तोड़ा था। ये दूसरे रिलीजन्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कौन बोल रहा है? अजमेर नॉन शरीफ दरगाह का चिश्ती बोल रहा है, जहां पे दरगाह में हिंदू लड़कियों का रेप होता है। पकड़े गए थे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी। ये दूसरे की लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और तालिबान को दिखना शुरू हो गया कि ये दूसरे रिलीजन्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कमाल हो गई, आत्मा जाग गई है इनकी। भाई मैं तो कहता हूं मुताकी को बार बार बुला लेना ही चाहिए। और जो ये चिश्ती था, सुअर चिश्ती, इसके आर्गुमेंट्स कुछ और भी ज्यादा थे। उसने ये भी बोल दिया कि तालिबान वालों ने जब गाजा में हमास के जानवर मारे जा रहे थे, तालिबान ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। पैलेस्टीन अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। और इस्लाम जो है वो तो एजुकेशन को प्रमोट करता है, और ये विमेन की जो एजुकेशन है उसको बंद करते हैं। इवन की विमेन जर्नलिस्ट को भी बुलाने से मना कर देते हैं। और हमारी गवर्नमेंट झुक गई है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है? विमेन की रिस्पेक्ट के बारे में कौन बोल रहा है? चिश्ती ऑफ अजमेर, जो खुद रेप के केसेस में फंसे हुए हैं। रेप के केसेस कितने हैं? 20 साल से रैकेट चल रहा है लड़कियों को कन्वर्ट करने का। वो आज विमेन रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। कमाल है। मुताकी साहब, सैल्यूट करता हूं आपको। आपने इन सारे दलों का, मैं आज वर्ड्स वो यूज कर रहा हूं जो जिंदगी में मैं नहीं करता हूं, लेकिन इनके लिए करने पड़ेंगे। जब तक आप इनकी भाषा में इनको जवाब नहीं देंगे, ये रुकने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस की एमपी है या एमएलए है, उसने बोल दिया भारत में इन जय श्री राम बोलने वालों को बाहर निकालेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, इनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं वो 30 करोड़ जिहादियों की रिप्रेजेंटेटिव है जो इलीगली 1947 से भारत में रह रहे हैं। इन्होंने जब अपना कंट्री मांग लिया था इन सूरों ने, तो इनको हमारे यहां पे रहने का कोई हक नहीं था। ये इलीगली जो यहां पर रह रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं नैतिकता का, और बोल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट इनके सामने झुक गई, अब तुम्हें झुकाएंगे, चिंता मत कीजिए। और इसीलिए मुताकी को बुलाया गया था। दोस्तों, ये जो चिश्ती है नॉन शरीफ अजमेर का, उसने ये भी बोल दिया कि तालिबान आज पाकिस्तान से लड़ रहा है, वो भी मुसलमान कंट्री है। अगर ये मुसलमान कंट्री के ना हुए, ये भारत के दोस्त कैसे बन सकते हैं? कमाल हो गई भाई। आपका जो पाकिस्तान के साथ, जब आपके यहां पर अजमेर शरीफ के बाहर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, जब आप भारत के नहीं हुए, आप पाकिस्तान के कैसे हो सकते हैं? यही लॉजिक तो आपके ऊपर भी होना चाहिए मिस्टर चिश्ती, नॉन शरीफ अजमेर के चिश्ती साहब। तो ये जो रियल स्टेक्स हैं, ये आपने उजागर कर दिए मुसलमानों के। ये अफगानिस्तान के एक एफएम की बात नहीं थी दोस्तों, इनकी डिविजन्स को आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब आते हैं कि जो आपने बुला तो लिया मौलाना को, रीजन क्या था? क्या मौलाना कह दिया? जो ये एफएम आया है, फॉरेन मंत्री जो अफगानिस्तान का आया, रीजन क्या था? आपने इतना बड़ा प्रोटोकॉल उसको क्यों दे दिया? आप तो लेजिटिमेट मानते नहीं उनकी गवर्नमेंट को। फिर आपने जयशंकर से मीटिंग करवा दी और उनको घुमा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेट विजिट करवा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की कुछ चीजें हैं जो पूरी दुनिया चाहती है। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सब लगे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। उसका रीजन है, इनके पास है रेयर अर्थ के एलिमेंट्स,
जो सभी चाहते हैं कि इनसे कंट्रोल लिया जाए। लेकिन अफगानिस्तान ने बोल दिया हम ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देते हैं। 30% से ज्यादा जो उनके पास रिजर्व्स हैं वो आपको देने को तैयार हैं। क्यों? उसके बदले में अफगानिस्तान को कुछ आपसे चाहिए। सिर्फ यही नहीं है, और भी बताऊंगा आपको। अफगानिस्तान ने बोल दिया हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें यहां पर स्कूल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ग्रोथ चाहिए। भारत हमें दे सकता है, वेस्ट के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हमने भी बोल दिया हमें पीओके चाहिए। आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, दे देंगे। आप पश्तून एरिया ले लीजिए, हमें पीओके दिला दीजिए। जो लैंग्वेज पाकिस्तान तालिबान के साथ यूज करता था कि अब मुजाहिदीन भेजिए भारत को तंग करने के लिए, हमें पीओके लेके दीजिए। अब हमने वही काम इनसे करवाना शुरू कर दिया। ये जो डिविजन्स हैं भारत में, ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं। और पाकिस्तान के लिए ये जो नॉन शरीफ अजमेर वाले चिश्ती हैं, इनको दर्द भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका पाकिस्तान जल रहा है और इनकी गैस निकल रही है पिछवाड़े से। इसीलिए ये भारत की गवर्नमेंट को गाली निकाल रहे हैं। अब आते हैं कि जो हमें चाहिए, वो तो हमने बोल दिया कि हमें क्या चाहिए। अफगानिस्तान ने भी बोल दिया क्या चाहिए। और अफगानिस्तान ने मिरेकुलसली, जो लोग बोलते थे कि अफगानिस्तान कुछ नहीं हो सकता, ये स्टेबल नहीं रहेगा, आप सुनिए, कोई आपको गोलीबारी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट कुछ सुनता नहीं है। बिल्कुल रिलेटिवली कोई राइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मेजर वायलेंस नहीं है। तालिबान ने गवर्नेंस करके दिखाई है और अब वो डी रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आपने उनको बुला लिया कि जैसे आपने अपने कंट्री में डी रेडिकलाइजेशन का काम किया है, हमारे यहां पर भी करा के दीजिए। और वो आपके सामने है, डिविजन जब होंगी तो डी रेडिकलाइजेशन अपने आप होगा। और जब आप किसी कंट्री के साथ एंगेज करना शुरू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करते हैं, जब वहां के लोग यहां पर आने शुरू हो जाएंगे, आइडियाज चेंज होंगे, तो स्लोली इनका जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो जाएगा। और भारत में जो हमारे मौलाना है, जो लड़कियों के रेप करते हुए पकड़े जाते हैं रोज, वो बोल रहे हैं देखिए मुताकी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें विमेन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, उनको बैन कर दिया। मोदी गवर्नमेंट इसके कसूरवार है। एम्बेसी अफगानिस्तान की मीटिंग फिक्स करी प्रेस के साथ अफगानी फॉरेन मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने। डिसीजन उनका, गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट का कोई रोल था ही नहीं। तो ये हेट्रेड का जो एंगल है वो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान जल रहा है और इनको सहन नहीं होता इनका पाकिस्तान जले। जब भारत का मैच, ऐसा तो कभी हमें हारे नहीं किसी भी मैच में पाकिस्तान से, गलती से 70 सालों में एक मैच हारे थे, भंगड़े डाले थे इन्होंने सभी ने, यही चिश्ती साहब ने। और आज ये बोल रहे हैं कि हमें एंगेज नहीं करना चाहिए उनके साथ। और इसलिए बोल रहा हूं, ये देवबंदी, बरेलवी, जो इनकी डिविजन्स हैं, ये ओल्ड आइडियोलॉजिकल जो स्प्लिट है वो सड़कों के ऊपर सामने आ गया। और जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। मोदी और योगी जानते हैं कि कब इनकी डिविजन्स को बाहर लेके आना है। देवबंदी वाले तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ मिलते हैं और बरेलवी वाले ऑपोजिट है। उनको ना भारत से प्यार है ना किसी और से प्यार है, उनको पाकिस्तान से प्यार है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत करे तो करे क्या? बरेलवी वालों के साथ जाए, देवबंदी के साथ जाए, क्या करे? या ओवैसी ने जो बोला आप एंगेज करते जाइए तालिबान के साथ, या फिर जो चिश्ती है वही अजमेर के नॉन शरीफ वो दरगाह वाले, वो क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट करो तालिबान को। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें एंगेज करना चाहिए, क्योंकि वरना वहां पर चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, हमें तंग करेंगे। हमें चाहिए वहां की एयरबेस, हमें वहां पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाहिए। हमें चाहिए कि जो चाबहार पोर्ट से जो सेंट्रल एशिया तक रेलवे जानी है उसका पार्ट अफगानिस्तान है, हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ जुड़े पीओके लेने के बाद। इसलिए ये एंगेजमेंट जरूरी है। और मोदी जी ने एक तीर से बहुत निशान कर दिए, 72 निशान किए हैं, 72 फिरके हैं इनके यहाँ पर, यानी कि 72 जातियां हैं, 72 तरह के कॉकरोच हैं हमारे पास। इनमें डिविजन्स आपको दिखाई देती हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसे यूज कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स वर्थ ट्रिलियंस, उसके ऊपर हमारी नजर है। और चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, उसको भी हम बैलेंस कर रहे हैं एक विजिट के साथ।
बाकी आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक विजिट में आपने इतने कुछ आपने अचीव कर लिया हो। और ये जो मुसलमान है भारत के अंदर, लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप, आपस में ही भिड़ गए हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स कि इनके अंदर डिविजन्स कितनी ज्यादा हैं। एक विजिट, वो भी इन्हीं के अपने तालिबान वालों का, और ये स्प्लिट हो गए। यानी कि ये हमें बोलते थे कि हिंदुओं को स्प्लिट करना बड़ा आसान है, इनको तो उससे भी ज्यादा आसान है। मुताकी को बार बार बुलाना चाहिए। और यही मोदी जी की ब्रिलियंट स्ट्रेटजी भी है कि मुसलमानों को स्प्लिट करो इन्हीं की आइडियोलॉजी में, जैसे ये हमें फाइट करवाते हैं एक दूसरे के साथ। वेट एंड वॉच की जो अप्रोच है, मजा आ गया। और मेरा क्वेश्चन एक ही है, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये तो तालिबान वाले बड़े एक्सट्रीमिस्ट है। भाई ये एक्सट्रीमिस्ट आज दिखते हैं, अब इन्होंने वर्ल्ड की पावर्स के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लेडी को नहीं बुलाया, जब लोगों ने गालियां निकालनी शुरू करी तो अगली वाली में बुला लिया ना। दैट मीन्स ओवर टाइम दे विल चेंज ऑल्सो। बस इनके साथ एंगेजमेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। और यही रिस्क कैलकुलेशन है जिसको देखकर मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन से परमिशन लिया इसको भारत में लेके आने के लिए। भारत इनके साथ एंगेज कर रहा है, ये हमारे फायदे की बात है। और वो लोग जो बोल रहे थे कि सर योगी जी मोदी ने बड़ी गलती करी कि आपने मुताकी को देवबंदी में भेज दिया, मोदी जी बेवकूफ नहीं है, तब भी मैंने बोला था ही नोज व्हाट इज डूइंग। और जो मैंने उस वक्त आपको एनालिसिस दिया था 2 दिन पहले, आज वही हुआ है। इनकी डिवीजन शुरू हो गई और ये जो डिबेट है ये अब सड़कों पे आएगी इनकी लड़ाई। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू सी। आज प्रियंका गंदगी, राहुल गंदगी, ये सभी आज जो बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने एक फीमेल जर्नलिस्ट को उसके अंदर जाने नहीं दिया मीटिंग के अंदर, क्यों बोल रहे हैं? डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुसलमान डिवाइड ना हो जाए। अगर डिवाइड हो गया तो कहर हो जाएगा। और भारत ने बहुत अच्छी बेट लगाई है तालिबान के एफएम को बुलाकर। ब्रिलियंट मूव, ब्रिलियंट फॉरेन पॉलिसी जिसको एग्जीक्यूट किया गया परफेक्शन के साथ फ्रॉम डे 1 टिल डे लास्ट। और आपका इसके बारे में कमेंट क्या है, प्लीज शेयर विद मी, क्योंकि ऐसी चीजें देखने के लिए मैं जिंदा हूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।